नमस्कार ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर 3 में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में वीडियोस में स्टार्ट किया था चैप्टर हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देखा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो टॉपिक वो है स्टेट एंड सेंटर। तो आज हम लोग बात करेंगे राज्य और केंद्र सरकार के बारे में। तो इसके कुछ टॉपिक्स आज मैंने यहाँ पे मुद्दे जो हैं वो उठाए हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भारत जो है वो जब आप कह सकते हो कि सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ उसके बाद में गांव बनने शुरू हुए, शहर बने, शहरों में सरकारें बनी, बड़े बड़े एम्पायर्स बने, फिर डेमोक्रेसी जैसी संरचना हुई, लोकतंत्र बना। और जब ये लोकतंत्र बना तो यहाँ पे जो पावर्स हैं उनको शेयर करने की बात आई। जो शक्ति है उसको किस तरह से शेयर किया जाए, उसको किस तरह से बांटा जाए कि हर एक व्यक्ति के जो बेसिक नीड्स हैं उनका ख्याल रखा जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया, नेशनल या सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पे वर्क करती है और इसके लिए सेपरेट इलेक्शन होता है हर एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार को बनाने के लिए। तो जो लोग इसमें सेलेक्ट होकर आते हैं स्टेट इलेक्शंस में तो उनको एमएलएज कहा जाता है। तो ये तो बात हम लोग कर रहे हैं कि स्टेट लेवल पे किस तरह से इलेक्शंस होते हैं और कैसे ये एमएलएज चुने जाते हैं। लोकल लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत की बात होती है। ग्राम पंचायत, उसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तीनों में अगर देखा जाए तो जो चुनाव की प्रक्रिया है वो लगभग समान ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्टेट की। स्टेट में जो भी इलेक्शंस के थ्रू, स्टेट इलेक्शंस के थ्रू चुनकर आते हैं जो मेंबर्स, उनको एमएलएज कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये स्टेट लेजिस्लेचर्स जाते हैं चुनकर, ठीक है, विधानसभा में ये चुनकर जाते हैं। जब ये सेलेक्ट होते हैं सेंट्रल और नेशनल इलेक्शंस में तो जो एमएलएज हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर में अपना परफॉर्मेंस देंगे और जो लोकसभा का इलेक्शन होता है या आप कह सकते हो कि नेशनल इलेक्शंस जो होते हैं तो उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, जो कैंडिडेट्स चुने जाते हैं, वो पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में खुद को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि एमएलए और एमपी जो है वो चुन करके कौन कहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरी चीज़ है कि अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एमएलए जो है उसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। एमएलएज को विधायक कहते हैं और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको सांसद कहा जाता है। यहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। दूसरी चीज़ है कि अब हम लोग देखते हैं कि एक एमएलए जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले एमएलए की बात करते हैं। एमएलए जो होता है वो कौन है और कैसे एमएलए बनता है। तो इंडिया के हर एक स्टेट की बात अगर की जाए तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है। इसमें जो मेंबर्स चुनकर आते हैं उनको एमएलए कहा जाता है, ठीक है, विधायक कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। और ये लोगों के द्वारा, जो आम जनता है उनके द्वारा ही चुने जाते हैं ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके, बना करके और लोगों के सहूलियत के लिए कानून को बना सके। तो एमएलए का काम आपको समझ में आया होगा क्या है। फिर है कि जो हर एक स्टेट है वो अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है, विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है, उसमें बटी होती है। हर एक विधानसभा क्षेत्र से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन सेलेक्ट होता है जिसको कि एमएलए कहा जाता है। उसके बाद जब ये सेलेक्ट होते हैं तब ये मेंबर बनते हैं विधानसभा के, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली के। दूसरी चीज़ है कि ये जो एमएलएज हैं ये अब चुने जा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे चुने जा रहे हैं ये भी एक सवाल है। तो भारत में जो चुनाव पहले होते थे वो बैलेट पेपर्स के थ्रू होते थे, ठीक है, मतपत्र उसको बोला जाता था। लेकिन अब जो चुनाव होते हैं वो आपका ईवीएम के थ्रू होता है जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है। तो
अब आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी के साथ सब चीज़ों में बदलाव हुई है, तकनीकी बदलाव हुआ है, तो चुनाव के लिए भी नई नई तरीके जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका 68, ठीक है, मतलब 68 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, ठीक है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये बटी हुई है, 68 विधानसभा क्षेत्र में ये बटी हुई है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इलेक्शन में अपने कैंडिडेट्स खड़ी करती है। ठीक है, और इनमें से जिसको जनता सबसे ज़्यादा वोट देती है वो चुनकर विधानसभा जाते हैं। ठीक है, लोगों को के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, तो इनको ही एमएलए कहा जाता है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका कि एमएलए जीतता है, ठीक है, और अगर वो मोर देन हाफ, ठीक है, अगर आधे से ज़्यादा उसको स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर वो जीत जाता है, अगर उसके मेंबर्स जो है वो लगभग आधे से ज़्यादा सीट अगर जीत जाते हैं, ठीक है, एक राज्य में, तो वो पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में आ जाती है। मतलब कि वो उस पार्टी में जो जीतने वालों की संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में अब आप देखोगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी है मेजॉरिटी में अगर आई तो इसी को कहा जाता है रूलिंग पार्टी, और जिसके पास मेजॉरिटी नहीं आई, मेजॉरिटी नंबर में कॉन्स्टिट्यूएंसीज से वो जीत कर नहीं आए, तो ऐसी पार्टीज़ जो है वो ऑपोजिशन में बैठती है। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी के ऑपोजिट में जो पार्टी जो कम लेकर आई, कम नंबर्स लेकर आई, वो ऑपोजिशन कहलाती है। अब अगर हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे अपना एग्जाम्पल हमारा था हिमाचल प्रदेश, तो हम लोग इसके 2003 के अगर असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे 68 सीट्स था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आईएनसी, ठीक है, जिसको हम लोग कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, इसने लगभग 43 सीट जो है इसने जीता था। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इसने लगभग 16 सीट हासिल किए। जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने सिर्फ महज 3 सीट लेकर वो आए। और बहुत सारे ऐसे भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं जो कि निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, जो इंडिविजुअली इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। तो ऐसे जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको हासिल हुआ 6 सीट। तो अब आप देखो कि टोटल नंबर अगर देखा जाए तो 68 में एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी के लिए 34 सीट्स चाहिए थे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो नंबर्स, नेशनल कांग्रेस जो है उसको आईएनसी को 43 एमएलएज मिल गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेजॉरिटी किसकी आ गई, तो आईएनसी की आ गई। तो रूलिंग पार्टी कौन हो गया, आईएनसी हो गया यहाँ पे। और बीजेपी जो है वो मेजर ऑपोजिशन पार्टी के रूप में आई, मतलब कि सेकंड नंबर पे आई। तो क्यों, क्योंकि 16 एमएलए थे इसके 16, तो ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी। तो किसके बाद जो जीती हुई मेजॉरिटी नंबर लेकर आई थी पार्टी आईएनसी, उसके बाद अगर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी तो वो थी बीजेपी। तो इसलिए ये क्या हुई, ये ऑपोजिशन बनी। और अदर पॉलिटिकल पार्टीज मिला करके हो गए 9 एमएलएज। तो ये सब मिला करके क्या बन गए, ये सब हो गए ऑपोजिशन। तो यहाँ पे आपको इन एग्जाम्पल से ये समझ में आया होगा कि किस तरह से जो मेजॉरिटी नंबर लेकर आती है वो रूलिंग पार्टी बनती है, और जो ऑपोजिशन में बैठते हैं वो उनसे थोड़ा कम वोट लेकर आए तो वो ऑपोजिशन पे बैठे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें भी गौर करने लायक है कि एमएलए, अगर दूसरी पार्टी के जो एमएलएज हैं वो जीते हैं तो क्या उनको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी? तो ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए हैं तो उनको भी जीते हुए कैंडिडेट की तरह ही, जीते हुए कैंडिडेट के बराबर हैं वो, और उनको भी सारी सुविधाएं वैसी ही मिलेंगी जो कि मेजॉरिटी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको मिल रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि स्टेट से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इश्यूज़ होंगे वो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर से जुड़ी हुई कुछ बातें और लोकल पंचायत की बात करेंगे। आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।